सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलो भैया, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर, इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर वेयर इज सिचुएटेड? बताओ भाई, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे एक देश है, नॉर्वे यूरोप में पड़ता है, यूरोप के एक जगह है स्कैंडिनेविया। नॉर्वे जो देश है यूरोप के स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में आता है। लिखो नॉर्वे यूरोप के स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, लिखो नॉर्वे यूरोप के स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में आता है। लिखो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है। एक पॉइंट और लिखो, शांति का नोबेल पुरस्कार यहीं से मिलता है। शांति 6 फील्ड में मिलता है नोबेल प्राइज, 6 अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल पुरस्कार, पीस का नोबेल प्राइज कहां से मिलता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से मिलता है पीस का नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है नॉर्वे के ओस्लो से। एक बात और लिखो गुरु, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश कहते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश कहा जाता है। कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश नॉर्वे को कहते हैं। सेशन को लाइक कर दो गुरु। इस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। इनमें से याद रखो, जब भी पूछे अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा कहां होता है, हमेशा पोलर रीजन में मारना। पोलर रीजन नॉर्वे में सबसे ज्यादा एसिड रेन होता है। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। आगे आ जाओ। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? पहली बार अम्लीय वर्षा, एसिड रेन की खोज किसने की थी? जल्दी बताओ गुरु। अम्लीय वर्षा की पहली बार खोज किसने किया? रॉबर्ट एंगस स्मिथ, मार्टी पेहेन, या फिर जे थॉमसन या रदरफोर्ड? एसिड रेन भाई जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। रदरफोर्ड ने क्या किया? नाभिक का खोज। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। अम्ल वर्षा का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया था नाभिक का खोज। बताओ जी। रदरफोर्ड ने किया नाभिक का खोज, रदरफोर्ड ने किया नाभिक का खोज। चलिए आगे आइए, बताइए। इसका आंसर होगा रॉबर्ट एंगस स्मिथ। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की? रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज, रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा रे और नाभिक का खोज किया। कल ही तो बताया था, रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा रे और नाभिक का खोज किया। रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा गामा रे और नाभिक का खोज किया। आगे आ जाओ। ताजमहल को क्षति पहुंचा रही थी कौन? ये मथुरा में तेल शोधन कारखाना, यमुना में बाढ़, जल प्रदूषण। मथुरा में बताओ जी, आगरा के ताजमहल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है मथुरा के तेल शोधनशाला, वायल रिफाइनरी। जैसे बिहार के बरौनी में वायल रिफाइनरी है, वैसे ही मथुरा में भी तेल शोधन कारखाना है। मथुरा में भी तेल शोधन कारखाना है। इससे निकलने वाला गैस ताजमहल के पत्थरों को काला कर रहा था। आगे आओ गुरु। ओजोन परत किन हानिकारक कारणों से अवशोषित करती है? बताओ सबसे ज्यादा। भाई किरणों से। भाई किस ओजोन परत हमें किससे बचाती है? क्वेश्चन पूछ रहा है। ओजोन परत हमें इनमें से किससे बचाती है? ओजोन परत लिख लो। ओजोन परत 18 किलोमीटर से लेकर फिर 20 किलोमीटर, ओजोन परत 20 किलोमीटर से लेकर 38 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल में स्थित है। लिखो ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। ओजोन परत लिखो 20 किलोमीटर से लेकर 38 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में स्थित है। 20 किलोमीटर से लेकर 38 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में है। लिखो परत 20 किलोमीटर से लेकर 38 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में है। ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली खतरनाक पारावैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली खतरनाक पारावैंगनी किरणों से बचाती है। लिख लो गुरु। एक बात और जान जाओ, ओजोन परत में पहली बार कटाव, लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाना मना है क्योंकि आज पूरा पर्यावरण समाप्त होगा। ओजोन परत में पहली बार कटाव कब देखा गया? 1985 में। कहां देखा गया? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में देखा गया। अंटार्कटिका या बोल सकते हैं दक्षिण ध्रुव पर ओजोन परत में पहली बार कटाव कब देखा गया? 1985 में। कहां देखा गया? अंटार्कटिका में या साउथ पोल पर। और लिखो गुरु, ओजोन परत को बचाने के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए 2 प्रोटोकॉल है। 2 प्रोटोकॉल है गुरु। ओजोन परत को बचाने के लिए 2 प्रोटोकॉल है। ओजोन परत को बचाने के लिए पहला प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और दूसरा है किगाली प्रोटोकॉल। लिख लो भैया, ओजोन परत को बचाने के लिए कौन कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली प्रोटोकॉल। ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली प्रोटोकॉल है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो गुरु इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज, जल्दी भाई। ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब बना? 1987 में। लागू कब हुआ? 1989 में। किगाली प्रोटोकॉल कब बना? 2016 में। लागू कब हुआ? 2019 में। लिख लो गुरु। भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब तैयार हुआ? भाई 1987 में। लागू कब हुआ? 89 में। किगाली प्रोटोकॉल कब तैयार हुआ? 2016 में। लागू कब हुआ? 2019 में। और ये दोनों प्रोटोकॉल लिखो गुरु, किसको बचाने के लिए? ओजोन परत को बचाने के लिए, क्योंकि ओजोन परत अगर खत्म हुआ तो पारावैंगनी किरण सूरज का सीधे धरती पर आएगा। और लिख लो, एक लाइन लिखो, पारावैंगनी किरण स्किन कैंसर के लिए जिम्मेवार होता है। क्वेश्चन आता है, पारावैंगनी किरण से
किसका कैंसर होता है? अगर शरीर पर सीधा पाराबैंगनी किरण पड़ा तो समझिए स्किन कैंसर। स्किन कैंसर। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट बोर्ड से हटे और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वैसे तो नागण्य होता है, नागण्य। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नागण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान शामिल नहीं करते हैं। भाई परमाणु का भार, परमाणु का क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं करते। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन लिखो। परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या है माने मास नंबर, परमाणु का जो मास नंबर है, यदि ये निकालते हैं तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़िएगा तो क्या निकलेगा? मास नंबर। यदि परमाणु संख्या निकालना है, परमाणु संख्या निकालना है तो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। परमाणु के अंदर भाई, परमाणु के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतनी ही उसकी परमाणु संख्या कहलाता है। लेकिन यदि किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या, मास नंबर निकालना है, उसमें इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं करते, उसका मास बहुत ही कम है, 9.1 गुना 10 के पावर 31 केजी, 9.1 गुना 10 के पावर -31 केजी। सोच लो, -31 यानी नीचे चलाएगा ना, 10 पर 31 जीरो। भाई 9.1 में किससे भाग दे रहे हैं? 9 में किससे भाग दे रहे हैं? 1 पर 31 जीरो से। 1 पर 31 जीरो बैठाइए, उसको 9 में भाग दे दीजिए, कितना टुकड़ा आ जाएगा? खत्म बात। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को परमाणु के द्रव्यमान में शामिल नहीं करते। परमाणु द्रव्यमान रख लो, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या, और परमाणु संख्या बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। याद रखो। आगे आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? गुरु आप जानते हो, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टाइम। अब m से गुना करो तो क्या हो जाएगा? mv माइनस mu बटा t, और मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी क्या कहलाता है? संवेग। संवेग का परिभाषा होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी मास और किसी वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के मास और किसी वस्तु के वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग कहते हैं। भैया मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u बटा t, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग को दर्शाते हैं लास्ट या फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से गुना करेंगे तो mv माइनस mu बटा t, यानी क्या हो जाएगा? ये हो गया p1, ये हो गया p2, p1 माइनस p2 यानी क्या? संवेग में परिवर्तन हो गया। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं जी? बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। इसी को बोलते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। भाई न्यूटन के 3 गति नियम, पहला गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है। लिखो, न्यूटन के पहले गति नियम से, स्क्रीनशॉट पे ले लो, न्यूटन के पहले गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का सूत्र मिलता है, बल का सूत्र मिलता है। न्यूटन के तीसरे गति नियम से हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत को प्रूव करते हैं। न्यूटन के तीसरे गति नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई न्यूटन के तीसरे गति नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत, दूसरे गति नियम से बल का सूत्र, बल का फार्मूला, पहले गति नियम से बल का परिभाषा, पहले गति नियम से परिभाषा बल का, दूसरे गति नियम से बल का सूत्र, और तीसरे गति नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत। लिख लो, बंदूक से चली हुई गोली, रॉकेट, जो रॉकेट उड़ता है ना, वो सब किस पर काम करता है? रॉकेट किस पर काम करता है? लिखो, ना उड़ता है, धुआं छोड़ते जाता है पीछे, और देखे हो आकाश में धुआं छोड़ते जाता है रॉकेट। रॉकेट किस पर काम करता है? लिखो, जेट प्लेन और रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जेट प्लेन और रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्वेश्चन आया हुआ है। जेट प्लेन और रॉकेट किस पे काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आ गया हो, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? किसने बताया कि प्रकाश तरंग के जैसा भी बिहेव करता है? किसने बताया कि प्रकाश तरंग के जैसा बिहेव करता है? किसने बताया? माइकल फैराडे, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो या हाइगेंस? हाइगेंस किसने बताया प्रकाश तरंग के जैसा भी बिहेव करता है? एक क्वेश्चन और बता, तुमसे पूछ रहा हूं, बताना, प्रकाश पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, ये किसने बताया? प्रकाश सिर्फ तरंग जैसा नहीं है, प्रकाश में कण होता है। प्रकाश में क्या होता है जी? पार्टिकल भी होता है। लाइट बिहेव्स एज वेल एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है। ये बात बताया था किसने? डी ब्रॉगली। किसने बताया? तरंग के जैसा बिहेव करता है, हाइगेंस। तरंग के जैसा, प्रकाश तरंग के जैसा बिहेव करता है, किसने कहा? हाइगेंस। लेकिन प्रकाश कण के जैसा बिहेव करता है, ये बताया था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने बताया। डी ब्रॉगली ने बताया प्रकाश कण के जैसा बिहेव करता है। उसने क्या किया? डी ब्रॉगली ने क्या किया कि आइंस्टीन का E बराबर mc स्क्वायर ले लिया, समीकरण 1, और इसने प्लैंक्स में, ये हो गया आइंस्टीन वाला, आइंस्टीन का, और मैक्स प्लैंक ने भी निकाला था एनर्जी, E बराबर h न्यू। भाई ये दो समीकरण लिया। भाई डी ब्रॉगली ने क्या किया? प्रकाश तरंग के जैसा बिहेव करता है, इसके लिए दो समीकरण लिया। ये वाला समीकरण किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। आई किसने दिया था? मैक्स प्लैंक
प्लैंक नाम सुने हैं? मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक ने क्या दिया भैया? पूछा जाए कि एनर्जी ई बराबर एनर्जी मतलब एनर्जी, ऊर्जा। भाई सुनो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिक्स बता रहा हूं, जाना मना है गुरु, क्योंकि इससे बेहतर फिजिक्स आपको कोई नहीं बताएगा। भाई आइंस्टीन ने दिया सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसी से निकला ई बराबर एमसी स्क्वायर। भाई ई बराबर एमसी स्क्वायर कहां से निकला? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत से। और मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी से निकला क्या? ई बराबर एच न्यू। भाई दोनों को ले लिया कौन? डी ब्रॉगली। ई बराबर एमसी स्क्वायर, ई बराबर एच न्यू, क्या हो जाएगा? एमसी स्क्वायर बराबर एच न्यू हो जाएगा। दोनों ई के बराबर ही है, इसका मान भी ई है, इसका मान भी ई है, इसका मतलब दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। भाई इसका मान भी, आपके पास 10 रुपया, इनके पास 10 रुपया, इसका मतलब आप दोनों क्या है? बराबर है। तो भैया एमसी स्क्वायर बराबर एच और न्यू बराबर सी बाई लेमडा, तो क्या हो जाएगा? एमसी स्क्वायर बराबर एच सी बाई लेमडा, एगो सी से एगो सी कट जाएगा, एमसी बराबर एच बाई लेमडा। एमसी क्या है? एमसी क्या है गुरु? मोमेंटम है। पी बराबर एच बाई लेमडा। अगर मोमेंटम आ गया इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ मास था। भाई बिना मास के मोमेंटम नहीं आ सकता। इसका मतलब कि प्रकाश किसकी तरह बिहेव करता है? कण की तरह भी बिहेव करता है। तो प्रकाश का दोहरा नेचर किसने बताया था? प्रकाश का दोहरा नेचर किसने बताया था? ये बताया था डी ब्रॉगली ने। प्रकाश तरंग के जैसा और कण के जैसा दोनों बिहेव करता है, इसको बोलते हैं भैया डी ब्रॉगली का क्या? ड्यूअल नेचर थ्योरी। और तरंग के जैसा हाइगेंस ने बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रकाश सी मतलब प्रकाश का वेग, सी का मतलब प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। भाई लिखो गुरु, प्रकाश का वेग निर्वात में, प्रकाश का वेग निर्वात में, यानी कि निर्वात मतलब वैक्यूम में कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है गुरु? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। आज का सेशन कैसा लग रहा है? विज्ञान का सारा शिकायत दूर ना, अरे साइंस के सब शिकायत दूर ना गुरु। चलो, पृथ्वी की प्रकाश का दोहरा नेचर किसने बताया? डी ब्रॉगली। प्रकाश का दोहरा नेचर किसने बताया? डी ब्रॉगली। लेकिन तरंग जैसा कौन बताया? हाइगेंस। चलो, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है जी? जल्दी बताओ कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है भैया? 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर मतलब कितना मीटर? 6400 पर 3 जीरो, कितना हो गया जी? 6400 मीटर, इतना हो जाएगा ना, इतना मीटर हो जाएगा। और 3 से गुना, 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना नहीं भाई, मीटर में हाथ ठीक है। 6400 किलोमीटर में 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6.4 अगर करते हैं तो गुना 10 के पावर 6, यानी कितना हो जाएगा? ये वाला पावर 6 है भाई। 6400 किलोमीटर, धरती की त्रिज्या कितना है? 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर में अगर 1000 से गुना करिएगा तो बदल जाएगा मीटर में। अब मीटर में 5 को जीरो आ गया था, अब पॉइंट 15 लाइएगा, एगो जीरो और बढ़ने जाएगा जी, एगो जीरो। गणित सीखा है ना आप लोगों का? चलिए एक जीरो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, एक और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 6। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ गया गुरु। बल्ब के अंदर भरी जाने वाली गैस कौन सी है? भाई विद्युत बल्ब, जिसका आविष्कार एडिसन ने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन। विद्युत बल्ब जिसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, उसमें क्या भरते हैं अंदर? आर्गन। विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरते हैं? आर्गन। अब विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है? लिखो, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। अंदर में भरते क्या है? आर्गन। आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट अगला सवाल। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? ऊर्जा का, एनर्जी का सबसे बड़ा मात्रक, एनर्जी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? जल्दी बताओ। चलिए, वाट। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? वाट सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल। जूल क्या है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? चलिए, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो सबसे बड़ा मात्रक पूछ रहा है तो किलोवाट घंटा। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा। ऊर्जा और लिखो काम, वर्क एंड एनर्जी, दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल है। ऊर्जा और काम दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। आ गया। हीटर का तार किससे बना होता है? हीटर का तार, हीटर होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं, घरों को गर्म करते हैं, उस हीटर का तार का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। भाई लिखो, क्वेश्चन आता है, हीटर में जिस तार का इस्तेमाल करते हैं उसका प्रतिरोध कम होता है या ज्यादा? ज्यादा होता है। लिखो, हीटर के तार का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हीटर का तार लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। और रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक ओम है। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है जी? प्रतिरोध का मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है। ओम का साइन ये है, ओम। भाई प्रतिरोध का मात्रक ओम है। गुरु नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। जाना मना है गुरु, क्योंकि साइंस के बेहतरीन सवाल आ रहे हैं। प्रतिरोध सबसे ज्यादा जिसमें होगा वही तार हीटर में इस्तेमाल होगा।
विद्युत बल्ब में किसका इस्तेमाल करते हैं? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में किसका इस्तेमाल करते हैं? टंगस्टन का। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है गुरु? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? पृथ्वी की सतह ही है, जी का मान क्या होगा? ये वाला आर है गुरु, और ये बड़े एच ऊंचाई पे चले गए। वस्तु को पृथ्वी की सतह पर रखे थे पहले, अब कहाँ रख दिए? ऊंचाई पे जाके। तो पहले क्या था? जी का मान क्या था? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। पहले धरती के सतह पर था तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जीएम बटा आर स्क्वायर था, लेकिन सतह से ऊपर लेके चले गए तो जीएम बटा आर प्लस एच के स्क्वायर। भैया जब डिनोमिनेटर बढ़ता है, जब हर का मान बढ़ता है, तब पूरे फ्रैक्शन का मान कम हो जाता है। तो गुरु क्या होगा? पृथ्वी की सतह से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों कम होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का मान कम होगा, क्योंकि आर में जुड़ता चला जाएगा हाइट, जितना जुड़ेगा जब हर का मान बढ़ता है तो क्या हो जाता है जी? पूरे भिन्न का मान घट जाता है। चलो गुरु भाई, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान घटता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो वैसे बता दें कि धरती पर जो जी का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई धरती पर स्मॉल जी का मान नोट कर लो, स्मॉल जी इसी को बोलते हैं त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। भाई इसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो धरती पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख लेना, और कैपिटल जी का मान सिर्फ धरती पर है, ये केवल पृथ्वी पर, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में कैपिटल जी का मान कभी नहीं बदलता। इसका मान बदलता है, इसका मान चेंज होगा, लेकिन इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता। 6.67 गुना 10 टू द पावर -11 nm स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, nm स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी का मान नहीं बदलता, स्मॉल जी का मान बदलता है। चलिए गुरु स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। अगला, जड़त्व आघूर्ण की राशि क्या है? जड़त्व आघूर्ण की राशि क्या है गुरु? मैंने भौतिक राशि बोलो। जड़त्व आघूर्ण की राशि सदिश कैसी राशि है? देखिए जड़त्व आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश, अदिश, प्रदिश कैसी राशि है गुरु? जड़त्व आघूर्ण टॉर्क इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टॉर्क। चलिए जड़त्व आघूर्ण कैसी राशि है? यह एक प्रदिश राशि है। टेंसर जड़त्व आघूर्ण एक प्रदिश राशि है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। 1 ग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होती है? 1 ग्राम द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होती है? जल्दी बताओ। एक ग्राम द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के बराबर होती है? 3 गुना 10 के पावर 8, पावर 8 है, बगल में लिखा गया, टाइप मिस्टेक है। 10 के पावर 13, 10 के पावर 19 और 10 के पावर 31। जल्दी बताइए, ये आंसर होगा 9.1 गुना 10 के पावर 31 जूल। 1 ग्राम द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर 31 जूल के बराबर होती है। आगे ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन? जल्दी बताइए। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, एक करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जल्दी बताओ। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, एक है लाओ, एक करता है विद्युत को ध्वनि में, एक करता है ध्वनि को विद्युत में। दोनों अलग अलग है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है कौन? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, हीटर। तो देखिए, एक विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में और दूसरा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दोनों अलग अलग है। एक विद्युत को ध्वनि में और दूसरा दोनों अलग अलग चीज है। चलिए क्या पूछ रहा है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है गुरु? लाउड स्पीकर। और ये करता है क्या? ये करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दोनों अलग अलग है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन, और लाउड स्पीकर क्या करता है? भाई विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर, और माइक्रोफोन बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे आ जाओ। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल, बैगनी, नीला या पीला? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? जल्दी बताओ। सबसे अधिक अपवर्तनांक मतलब क्या? जो सबसे ज्यादा क्या होगा? बेंड होगा। प्रिज्म से पार करने पर सबसे कम बेंड कौन होता है? लाल रंग। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? लाल का। और सबसे ज्यादा बैगनी का।
सबसे ज्यादा बैगनी का। हीरे में चमक क्यों होता है? इसी कारण से होता है। हीरे का अपूर्णांक क्या 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 साइंस? हाँ, आगे आइए नेक्स्ट। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? जल्दी बताओ। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, सभी विषय होना चाहिए ना, साइंस होगा लगातार 2-3 दिन अभी हम लोग साइंस करेंगे। सेशन को लाइक कर दो गुरु। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? गुरु सबसे पहले बिजली जाएगा तो यंत्र चलेगा भैया। मोटर जनित्र यानी जनरेटर चलता है तब विद्युत निकलता है। मतलब पहले जनरेटर क्या किया? यांत्रिक ऊर्जा को बदल दिया विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर क्या किया? यांत्रिक ऊर्जा। जब यंत्र चले तब बिजली पैदा हो तो क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर आइए भाई, माइक्रोफोन क्या हुआ था? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। भाई जनित्र ये क्या किया? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल दिया? विद्युत ऊर्जा में। ये बदल दिया ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर क्या है भाई? मोटर कब चला? जब विद्युत उसमें गया तब मोटर चला। आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। गुरु देखो ऐसे रटना नहीं है भाई, पहले बिजली जाए तब मशीन चले, मतलब विद्युत ऊर्जा मशीन ऊर्जा में बदला। फिर सुनिए, पहले मशीन चले तब बिजली पैदा हो तो मशीन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। जैसे डायनेमो पहले चलता है तब विद्युत जनरेट होता है, डायनेमो बदलता है। डायनेमो लिख लो, डायनेमो और जनरेटर ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर। घर में लगा हुआ पानी का मोटर ये बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन जो जनरेटर डायनेमो ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और याद कर लो गुरु, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो टॉर्च में डालने वाला सेल होता है वो केमिकल एनर्जी बदलता है विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बताइए। सूखा सेल, ड्राई सेल। जो ड्राई सेल टॉर्च में रेडियो में भरा जाता है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जनरेटर डायनेमो ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए, ये क्वेश्चन आते रहता है, ये हमेशा परीक्षा में आता है, हमेशा आता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो जनरेटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। गुरु और सोलर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टॉर्च में डालने वाला जो बैटरी है ड्राई सेल वो केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में। आगे आइए, जड़त्व का नियम किसने दिया? जड़त्व का नियम किसने दिया? जड़त्व का नियम गैलीलियो। जड़त्व का नियम गैलीलियो कहां के रहने वाले थे गुरु? इटली के। जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो। जड़त्व का नियम दिया गैलीलियो। ये वही गैलीलियो है जिन्होंने दूरबीन का भी खोज किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? टेलीस्कोप। दूरबीन का खोज किसने किया? गैलीलियो इटली के थे। इन्होंने दूरबीन के बारे में बताया और इन्होंने जड़त्व का नियम दिया। और गैलीलियो ने ही पहली बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। गैलीलियो ने ही पहली बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के बारे में बताया। और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, जड़त्व का नियम दिया। और गैलीलियो ने एक बात और बताया, वैक्यूम में, निर्वात में कोई दो अलग अलग वस्तु को गिराते हैं तो दोनों साथ गिरेगा। निर्वात में, वैक्यूम में दो अलग अलग वस्तु को गिराते हैं तो दोनों साथ गिरेगा। ये बात में किसने बताया था? गैलीलियो। दो अलग अलग, 1 केजी रुई ले लो, 1 केजी लोहा ले लो, दोनों को गिराओ हवा में तो दोनों बारी बारी से गिरेंगे। रुआ बाद में, लोहा पहले। वहां पर वैक्यूम कर दें, हवा को हटा लें तब गिराएं तो रुआ लोहा दोनों साथ गिरेगा। गैलीलियो ने ही बताया कि भैया दो अलग अलग वस्तु को गिराएं निर्वात में, वैक्यूम में तो दोनों साथ गिरेंगे। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में किसने बताया? गैलीलियो। और गैलीलियो इटली के रहने वाले थे। आगे आ जाओ। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा कहां होती है? ध्वनि साउंड जो है ना, ध्वनि की जो गति है वो तापमान पर निर्भर करता है। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से ध्वनि की गति कितना बढ़ जाता है? 0.69 मीटर पर सेकंड। लिखो भैया, ध्वनि की गति तापमान पर भी निर्भर करता है। ध्वनि की गति तापमान पर भी निर्भर करता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से 0.69 मीटर पर सेकंड ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा कहां होती है? सॉलिड में, सबसे ज्यादा ठोस में। साउंड की गति सबसे ज्यादा ठोस में कितना? 332 मीटर, सॉरी 332 नहीं भाई, हाँ 332 नहीं, 5150। ध्वनि गति ठोस में 5150 मीटर पर सेकंड। 1440 द्रव में और गैस में 332। ध्वनि की गति गैस में कितना होता है? 332 गैस में 330-332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की गति द्रव में यानी लिक्विड में 1400 के आसपास मीटर पर सेकंड और 5150 मीटर पर सेकंड ठोस में। सबसे ज्यादा ध्वनि गति कहां होती है? ठोस में। नोट कर लीजिए। ध्वनि, एक चीज और लिख लो, ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चलती। ध्वनि जो है हमेशा उसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ध्वनि के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ध्वनि कैसा तरंग होता है? अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि कैसा तरंग होता है? अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। इसको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के नहीं चलेगा। यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप सामने बैठे हैं, अब बीच में वैक्यूम कर दें, कितना भी चिल्लाएं आप तक आवाज नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। साउंड कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। चलो गुरु आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगला आओ। परम शून्य तापमान कितना होता है? परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। भाई परम शून्य
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको मानते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। रट लो, परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्पीड बढ़ा देते हैं। एसआई प्रणाली में ताप का मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट आपको बता दें भैया, मैं बता दूं कि बेसिक यूनिट लिखो, बेसिक यूनिट या फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं? लिखो 7। पूछा जाए फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट या आधारी मात्रक, आधारी मात्रक की संख्या कितनी है? 7। उसमें लिखो भैया मास, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, उसमें लिखो टाइम के लिए, टाइम के लिए सेकंड, टाइम के लिए सेकंड, उसके बाद दूरी के लिए, दूरी के लिए मीटर, उसके बाद लिखिए तापमान के लिए केल्विन, तापमान के लिए केल्विन, उसके बाद लिखिए ज्योति तीव्रता, ज्योति ज्योति तीव्रता के लिए, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला, उसके बाद कितने हो गए? उसके बाद विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, और उसके बाद पदार्थ की मात्रा के लिए, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। लिखो भाई, पूछा जाए कितने आधारी मात्रक हैं? कितने आधारी मात्रक हैं? तो 7। फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितनी है? बोलो भैया, फंडामेंटल यूनिट कितने हैं? 7। कौन कौन? द्रव्यमान के लिए केजी, द्रव्यमान के लिए केजी, टाइम के लिए सेकंड, टाइम के लिए सेकंड, दूरी के लिए मीटर, दूरी के लिए मीटर, तापमान के लिए केल्विन, तापमान के लिए के मतलब केल्विन, ज्योति तीव्रता मतलब कैंडिला, तापमान के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता यानी कैंडिला, कैंडिला, और विद्युत धारा के लिए एम्पियर, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा के लिए रट लो गुरु। फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितनी? तो 7। मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, दूरी के लिए मीटर, तापमान के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला, विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर, एम्पियर पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। भैया विद्युत धारा का सॉरी तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। चलो भैया नोट करो इसको, तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। आगे आ जाओ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हारना मना है गुरु, हम ठोक ठेलता है जब नर। राहुल सिंह कुशवाहा, रफ्तार, गुड़िया, पब्लिक की आवाज, आयुष जैमर। चलिए भैया सभी को शुभकामनाएं। नेहा गुप्ता, अमित जी, इकबाल जी, सभी को शुभकामनाएं। चलो भैया आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी, इसका खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल। लिखो, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी लिखो, हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी ने मिलकर, हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी ने मिलकर रेडियो एक्टिविटी का खोज किया। रेडियो एक्टिविटी का खोज, रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी ने मिलकर। और रेडियो एक्टिविटी, सुन लीजिए मेरी बात, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? इन्होंने बताया कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका नाभिक स्थिर नहीं होता और उसको तोड़ना नहीं पड़ता। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने आप टूटते हैं और टूटने के बाद खतरनाक अल्फा बीटा गामा रे निकालते हैं, उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व जो अपने आप टूटते हैं और टूटकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। उन किरणों का नाम है अल्फा बीटा गामा। इसकी खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। लेकिन रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी। भाई फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन्हीं को कहते हैं। गुरु, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक होता है क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है? क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी का मात्रक होता है क्यूरी, लेकिन रेडियो एक्टिविटी का फादर कौन है? हेनरी बेकुरल। और सुन लीजिए, रेडियो एक्टिविटी के बाद जो एलिमेंट टूटते हैं, टूटने के बाद अल्फा बीटा गामा रे निकलता है, अल्फा बीटा गामा रे निकलता है। इसकी खोज किसने की? रदरफोर्ड। याद हो गया ना? चलिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। जैसे देखो, कोई न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस अनस्टेबल कब होगा? इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। तो जीरो चार्ज जो न्यूट्रल है वो अगर बढ़ भी जाए नाभिक में तो कोई दिक्कत नहीं। भाई जो न्यूट्रल पार्ट है नाभिक के अंदर, जो न्यूट्रल पार्ट है उसकी संख्या बढ़े भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसकी संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा? नाभिक अपने आप टूट जाएगा, तोड़ेगा। चार्ज आदमी क्या करेगा? तोड़ फोड़ का काम करेगा। एन बाई पी, यही कहता है एन बाई पी रेशियो। एन अगर ज्यादा हो जाए, एन अगर 1 के बराबर हो जाए, एन अगर 1 के बराबर हो जाए या 1 से बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एन बाई पी रेशियो अगर 1 से कम हो जाए तो दिक्कत है, क्योंकि एन बाई पी 1 से कम कब होगा? जब पी का मात्रा, भाई पी के मान बढ़ेगा तब ना ऐसा होगा। जब एन बटा पी में एन ज्यादा है, पी से जब भी भागा देंगे तो या तो 1 आएगा या तो 1 से ज्यादा आएगा। एन बराबर पी अगर है तो 1 आएगा, अगर एन की मात्रा ज्यादा है तो 1 से ज्यादा आएगा। एन ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पी ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है। एन बाई पी रेशियो यदि 1 से कम है तो एलिमेंट अपने आप क्या होगा? टूटेगा। और टूटने के बाद क्या निकलेगा? अदृश्य किरण। पढ़ाने का मौका मिले तो पढ़ाऊं, अभी तो एमसीक्यू करवा रहा हूं। आगे आओ। इंद्रधनुष में रंग का विक्षेपण सबसे अधिक कौन सा रंग है? 7 रंगों में श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, सूरज का प्रकाश, 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये बात सबसे पहले किसने बताया? न्यूटन ने बताया। सबसे पहले न्यूटन ने बताया श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये बात न्यूटन ने बताया। इंद्रधनुष में सबसे ज्यादा विक्षेपण बैगनी का और सबसे कम विक्षेपण किसका होता है? लाल का। भाई इंद्रधनुष में सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम किसका होता है? लाल का। मिला जुला के देंगे, खाली साइंस ना रहेगा, टेंशन ना लीजिए। भाई साइंस तो पढ़ना है ना। भाई जीएस के जो 40 नंबर का आएगा उसमें साइंस नहीं आएगा क्या? तो फिर वो 40 नंबर इग्नोर कर रहे हैं क्या आप लोग? 40 नंबर बर्बाद कर देगा। खराब हुआ ना तो पूरा सेशन बर्बाद। 80 नंबर पार 80 नंबर नहीं लगाएगा, पारी 40वें नंबर लगाएगा, ये जान जाइए। चलो, एक कूलांग में कितना आवेश होता है? 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन? 1/6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19
चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट, हम लोग 50 रन मार चुके हैं। परमाणु बम किस पर, देखो तुम लोग लगता है क्वेश्चन कम करवाए, लेकिन कितना क्वेश्चन बताए। चलो, परमाणु बम किस पर आधारित होता है? परमाणु बम किस पर होता है और हाइड्रोजन बम किस पर होता है, ये भी बताना। परमाणु बम किस पर और हाइड्रोजन बम किस पर? हाइड्रोजन बम, परमाणु बम काम करता है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक होता नियंत्रित, एक होता अनियंत्रित। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो तो उससे बनता है रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर में, परमाणु के रिएक्टर में जहां से बिजली बनता है, परमाणु रिएक्टर जहां से बिजली पैदा की जाती है, वहां नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है। इन परमाणु बम में अनियंत्रित। पूछा जाए भाई कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, और परमाणु बम में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है गुरु, तो गुरु नाभिकीय विखंडन। लेकिन हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन लिखो, नाभिकीय संलयन पे काम करता है परमाणु बम। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है। सुन लीजिए एक चीज और, सूरज के अंदर क्वेश्चन आता है, सूरज के अंदर इतनी गर्मी किससे होता है? विखंडन के संलयन, संलयन। भाई सूरज के अंदर इतनी भारी गर्मी का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। कई बार पूछा है, इतनी ज्यादा गर्मी सूरज के अंदर है नाभिकीय संलयन के कारण, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। भैया लिखो नाभिकीय, सही बात किसने बताया था? हेंस बेथे। सूरज के अंदर इतनी गर्मी है नाभिकीय संलयन के कारण, ये बात किसने बताया था? हेंस बेथे। किसने बताया था पहली बार? हेंस बेथे ने। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। किस खिलाड़ी, सॉरी किस खिलाड़ी ने, चलो करंट अफेयर है, FI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में, अच्छा इस थोड़ा सा इसको हम अभी इसको करंट को हटाते हैं क्योंकि पुराना करंट है इसमें। चलिए इसको हम हटाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। चलिए इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं गुरु, थोड़ा सा इसमें हम करंट कल करवाएंगे, स्पेशल इसलिए छोड़ दे रहा हूँ आज करंट छोड़ दे रहा हूँ तो उसको स्पेशली करवाएंगे। देख लेता हूँ आगे कहाँ से है। चलिए इसमें स्पेशली करंट हम आपको अलग से करवाएंगे। चलिए ये भी, चलिए ऐसा ऑस्कर बता सकता हूँ। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड 2023 का बेस्ट अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिशेल यो को मिला। भाई 2023 के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? मिशेल यो को मिला। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, इसको हम हटा ही देते हैं, इसको हम कल करवा लेंगे। चलिए खाली करंट ही है क्या जी? समाप्ति करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अच्छा क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट, पहली महिला लोको पायलट शिवा चौहान। पहली महिला लोको पायलट कौन है? वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर, लोको पायलट में ड्राइवर कौन है? शिवा चौहान। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। विश्व उपभोक्ता, हाँ ये बताओ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? बताओ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताओ जल्दी। 15 मार्च, 14 मार्च, 13 मार्च या 16 मार्च? भाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सब बता दिए चारों आंसर, कोई ना कोई तो होगा ही। बताइए अजय जी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अभिषेक राज बोल रहे हैं 16 मार्च। चलिए देखता हूँ कौन सा बताता है। 15 मार्च भी आ रहा है यहाँ पर, 15 मार्च और 16 मार्च दोनों आ रहा है। सब मार्च दीजिए, 13 मार्च, 14 मार्च, 15, 24 दिसंबर भी आ गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर भी आ रहा है भाई। और देख लेता हूँ 24 दिसंबर कहाँ इसमें है जी? 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट आइए, देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है तो ठीक, नहीं तो छोड़ते हैं आज। चलिए मुझे लगता है कि सब करंट ही था, तो करंट ही पुराना था, ये मैक्सिमम करंट पुराना था इसलिए मैंने छोड़ दिया, तो उसका कोई महत्व नहीं है। 3-4 महीने का करंट ही पूछेगा, हम करवा के टाइम लेना कोई इंपॉर्टेंट। चलिए तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का सेशन? यही पर आज का सेशन हम खत्म करते हैं। 60 क्वेश्चन टोटल करवाए, लगभग 60 क्वेश्चन आपको करवाए, जिसमें साइंस आपका डिमांड था सर साइंस करवाइएगा, तो कल हम लोग कोशिश करेंगे करंट का सेशन 50, इधर 3-4 महीने का ले लें। इसमें 3-4 महीने का सबसे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लें, जो 50 में से कोशिश करेंगे कि भाई उसी में 60 क्वेश्चन आ जाए। कोशिश होगा हमारा इधर के 4 महीने का हम 50 इंपॉर्टेंट सवाल लें और कोशिश करेंगे उसी में से 50 में से आपका सम 8 सवाल 10 सवाल जो आएगा उसी में से 6-7 सवाल आ जाए, ये हमारी कोशिश होगी। तो कल का सेशन मिस मत कीजिएगा। कल के सेशन जो 7 बजे का सेशन कल का होगा, बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा। 60-70 सवाल हम लेंगे मिसलेनियस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट सब होगा, सब होगा। पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमी भी होगा। 60 से 70 सवाल, 70 से 70 सवाल या 80 सवाल तक। अब बाकी के आगे के करीब 40 सवाल 50 सवाल क्या होगा करंट का। तो कल का सेशन मिस मत कीजिएगा। आज का सेशन जो साइंस का हुआ आपको कैसा लगा? मजा आया, बढ़िया लगा? तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, एक बार जाते जाते चलते चलते सेशन को लाइक कर दो और सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर भी कर दो सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में। और कैसा लगा एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आज का सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं कल शाम 7 बजे करंट अफेयर और एक बेहतरीन सेशन के साथ। शाम 7 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन, माइलस्टोन सेशन कल का होगा, और कल के सेशन से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक शुभकामनाएं, आशीर्वाद। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने में नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।